फर्स्ट ईयर बॉटनी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, जो कि है वैरायटी ऑफ लाइफ। इसमें आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनके सिमिलर या डिससिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे। तो टैक्सोनॉमी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसे डिस्क्राइब किया है, जिसके मीनिंग्स हैं अरेंजमेंट, यानी कि उनको अरेंज कर देना डिफरेंट ग्रुप्स में, और कुछ लॉज भी हैं यानी कुछ रूल्स भी हैं, उनको फॉलो करके इनकी अरेंजमेंट की जाती है। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर या डिससिमिलर कैरेक्टर्स की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्क्राइब भी करते हैं, यानी उनके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बताते हैं, फिर उसके बाद उसको स्पेसिफिक नेम देते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम ये है या कॉमन नेम ये है, और फिर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसके अंदर जो है मेटल्स का ग्रुप अलग होता है और नॉन मेटल्स का ग्रुप अलग होता है। इसी तरह जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी उनको सिमिलर या डिससिमिलर कैरेक्टर्स की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब एक ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर तमाम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, इसी तरह दूसरे ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक जैसे कैरेक्टर होंगे, मगर इन दोनों ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ डिससिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। नीड क्या है भाई इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? इसको हम क्लासिफाई इसलिए कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ताकि इनको स्टडी करने में आसानी हो सके, क्योंकि एक ही ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सब के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे और उनके अंदर एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी और एक ही तरह के उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होंगे। जैसे मशरूम की एग्जांपल आपने सुनी होगी, मशरूम को खाने के लिए यूज़ किया जाता है फूड मटेरियल पे, प्रोटीन रिच होता है वो, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फूड मटेरियल के तौर पर। मगर इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पॉइजनस भी होती हैं, तो इसलिए उनको अब डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। एक वो जो कि फूड के तौर पर यूज़ की जाएंगी, एक दूसरी वो जिनको फूड के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अब जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो उनके करेक्टर के बेस पर करते हैं। करेक्टर क्या है? कोई भी ऑब्जर्वेबल फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस भी होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं। जैसे पेटल यानी कि फूल की पत्तियों का जो कलर है, ये एक करेक्टर है, ऑब्जर्वेबल फीचर है, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है एक्सप्रेशन क्या है इसकी कि पेटल कलर डिफरेंट हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी, रेड भी डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब भी क्लासिफाई करा जाता है तो कुछ पॉइंट्स इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि होमोलॉजी की बेस पे, साइटोलॉजी की बेस पे, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे और जेनेटिक्स की बेस पे। इन तमाम चीज़ इनको हम जो है वो वन बाय वन पढ़ेंगे। होमोलॉजी क्या है कि सिमिलर स्ट्रक्चर है मगर इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे हैं? जैसे कि अब ये बोन है, ह्यूमन का हैंड है, ये इसके अंदर ह्यूमरस की बोन है, ये वाली बोन इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है। मगर अगर इनको जो है वो डीप स्टडी किया जाए तो ये बोन और इस बोन में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह ये वाली बोन है, अल्ना है, कार्पल से, रेडियल से, ये जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। मगर क्या है, कुछ में ये बॉन शॉर्ट है और कुछ में जो है ये बॉन लॉन्ग है। तो मगर बेसिकली क्या है, इन सबके पास बोन्स भी हैं और मसल्स भी हैं, मगर इनका फंक्शन चेंज हो गया है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसका फंक्शन क्या है कि वो हैंड को यूज़ कर रहा है ग्रैप्सिंग के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए, मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहा है। जैसे कैट है, इसका फंक्शन क्या है कि ये अपने फोरलिम्स को यूज़ कर रही है वॉकिंग के लिए। इसी तरह व्हेल है, व्हेल का फंक्शन क्या है कि ये अपने फ्लिपर्स को यूज़ कर रही है स्विमिंग के लिए। बैट है, बैट के पास भी ये बोन्स है, मसल्स है, तमाम चीज़ें, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गया, तो अब ये इनको किस लिए यूज़ कर रहा है? फ्लाइंग के लिए यूज़ कर रहा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इन सबका सेम है, बोन्स पर है और मसल्स पर है, मगर जो है इनका फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो होमोलॉजी के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसलिए क्लासिफाई करते हैं कि इनके अंदर इंटरनली जो है वो स्ट्रक्चर सेम है, मगर इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके अंदर कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस आ जाती हैं और कुछ ना कुछ फंक्शन ये अपना चेंज कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बायोकेमिस्ट्री यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स या मंकीज, इन दोनों के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो मोर और लेस सिमिलर होती हैं।
इसी तरह हर्बीवोरस एनिमल वो हैं जो कि ग्रासेस वगैरह को यूज़ करेंगे, प्लांट मटेरियल को यूज़ करेंगे फूड मटेरियल के तौर पर। ये जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे उन सब के अंदर एक जैसी प्रोटीन होगी। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर एक जैसी प्रोटीन्स होगी। तो इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट को के बेस पे भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इन टेक्निक्स को यूटिलाइज करके हम इनके अंदर जितने भी वो प्रोटीन्स हैं या दूसरे कंपाउंड्स हैं उनकी सेपरेशन करते हैं, और ये मॉलिक्यूलर वेट या चार्ज की बेस पे सेपरेशन होती है। तो ये टेक्निक्स यूटिलाइज करके हम इनके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे सेल वॉल है, बैक्टीरिया की भी पास भी सेल वॉल है, फंजाई के पास भी सेल वॉल है। दोनों का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। मगर जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, इनकी केमिकल कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। जबकि जो फंजाई है या हायर फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, और हायर प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। तो इनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो डिफरेंट हो रहा है। तो इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनके अंदर सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होंगे। जैसे कि सेलुलोज की बेस पे तमाम डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। काइटिन अगर किसी का सेल वॉल मटेरियल है तो तमाम फंजाई, चाहे वो प्रीमिटिव फंजाई हो या एडवांस, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। इसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकिन अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल का मटेरियल है तो इसकी बेसिस पे जो है वो इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि हम उनके साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी मतलब इनके सेल की स्टडी करते हैं। साइटो मतलब सेल, लोगी मतलब स्टडी। तो इस सेल के स्ट्रक्चर की बेस पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट सेल्स में। आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, तो इनके अंदर कुछ डिफरेंस आ गया। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो फ्रीली प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है इसके न्यूक्लियस के अराउंड, यह फ्री हालत में मौजूद है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसका, उसके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है और न्यूक्लियोलस मौजूद है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ सिंपल इसका न्यूक्लियर मटेरियल सेंटर में मौजूद है, कोई मेम्ब्रेन अराउंड में नहीं है। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। तो साइटोलॉजी के बेसिस पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है वो तमाम के तमाम एक ग्रुप में आ जाएंगे। थर्ड और जो सबसे फाइनल टूल है क्लासिफिकेशन का वो जेनेटिक्स, यानी कि इनके जो है वो जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की जाती है। मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल और साइटोलॉजी के बाद जो आखिरी स्टडी की जाती है वो इनके जीन्स के बेस पे की जाती है, यानी इनका जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है। जैसे जो है वो एक सेल में अगर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायामीन है और एडेनिन है। इनके अंदर जो है वो इनकी पोजीशन डिफर होगी, और दूसरा ऑर्गेनिजम्स होगा उसके अंदर इनकी पोजीशन डिफर होगी। इसी तरह इनसे जो बनने वाली प्रोटीन है, जैसे कि अगर उनमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अलग होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पीशी क्या है? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, और इन कैरेक्टर्स की और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वायबल है, फर्टाइल है, अपनी ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो स्पीशी का ग्रुप है वो तमाम बहुत सारी स्पीशीज़ को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो वो जेनरा बना लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे जेनरस का अगर ग्रुप बना दिया जाए तो वो ये फैमिली बन जाती है। इसी तरह अगर फैमिलीज़ का एक ग्रुप बन जाए तो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर से क्लासेस बन जाएंगे, क्लासेस से फाइला बन जाएंगे और फिर किंगडम बन जाएगा।
तो स्पीशी क्या है, ये सबसे लोएस्ट रैंक है, और किंगडम क्या है, ये सबसे हाईएस्ट रैंक है क्लासिफिकेशन का। ये एक वीट प्लांट है, इसके क्लासिफिकेशन का बताया गया है। इसके अंदर स्पीशी क्या है, वो इंडिविजुअल हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, और ये इंटरब्रीड यानी कि अपनी ही तरह के रिप्रोडक्शन के बाद अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। अब बहुत सारी स्पीशीज़ के ग्रुप कर दें तो वो जीनस बन जाएगा, और बहुत सारे जीनस को ग्रुप कर दें तो वो फैमिली बन जाएंगी। इसी तरह फैमिलीज़ का ग्रुप बन जाएगा तो ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर के बाद क्लास, डिवीजन और फिर किंगडम। हर रैंक को जो है यहाँ पर वो टैक्सोन कहते हैं। अब ये एक इसका टैक्सोन है, ये डिफरेंट टैक्सोन है, ये डिफरेंट टैक्सोन है, मगर इन सबको अगर पूरा करें प्लूरल फॉर्म में कहा जाए तो वो टैक्सा कहलाएगा। तो स्पीशी क्या है, ये सबसे लोएस्ट रैंक है जिसके अंदर वो इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, और सिमिलर कैरेक्टर की बेस पे इनको इस रैंक में डाला गया या इस टैक्सोन में डाला गया। जब बहुत सारी स्पीशी ग्रुप बना लेंगी तो जीनस बन जाएगा, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, फिर डिवीजन, डिवीजन या फाइला एक ही चीज़ है, और फिर किंगडम। ये एक वीट के क्लासिफिकेशन है। किंगडम क्या है, सबसे लार्ज डिवीजन है, इसके अंदर तमाम प्लांट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई वेस्कुलर प्लांट है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम है, और कोई जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है। तो किंगडम प्लांटिंग के अंदर तमाम प्लांट्स इंक्लूड होंगे। फिर एक डिवीजन वो है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, तो वो ट्रैकियोफाइटा कहलाएगी। मोनोकोटिलीडन क्लास, यानी इसके अंदर दो क्लासेस आ जाती हैं, एक मोनोकोटिलीडन, एक डाइकोटिलीडन। मोनो मतलब जिनके अंदर सिंगल कोटिलीडन है, डाइकोटिलीडन मतलब जिनके अंदर दो कोटिलीडन है। तो ट्रैकियोफाइटा की क्लास कौन सी है, मोनोकोटिलीडन, जिसके अंदर सिंगल कोटिलीडन है। फिर ऑर्डर क्या है इसका, पुएल्स, यानी कि ग्रासेस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली भी वही है, ग्रासेस फैमिली है। जीनस क्या है, ये ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये वीट का साइंटिफिक नेम है। हर रैंक को जो है वो यहाँ टैक्सोन कहा जाएगा। तो ये वीट की पूरी क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, या कभी इनकी पूरी क्लासिफिकेशन भी आ सकती है। नोमेनक्लेचर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनका स्पेसिफिक नेम दे देना, क्लासिफाई करने के बाद कोई भी स्पेसिफिक नेम दे देना, उनका नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे फिश एक वर्टिब्रेट है, मगर कुछ इंसेक्ट्स के नाम के साथ भी फिश लगता है, जैसे सिल्वर फिश है। कुछ नाइडेरियन के साथ भी फिश लगता है, जैसे जेली फिश है। कुछ इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स के साथ भी फिश लगता है, स्टार फिश है। तो ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, क्योंकि ये तमाम के तमाम डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इन तमाम के पास जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह एक अनियन है, ये एक वेजिटेबल है, मगर इसकी कॉमन नेम डिफरेंट है। जैसे किसी ज़बान में इसको प्याज कह रहे हैं, तो किसी में बेजल कह रहे हैं, किसी में बेजल, किसी में गेंडा कह रहे हैं। तो ये जो है डिफरेंट और नाम है, इनके कॉमन नेम डिफरेंट है, हर लैंग्वेज में इसको डिफरेंट डिफरेंट बुलाया जाता है। तो अगर इस तरह अगर क्लासिफाई करने लगे हम उनके कॉमन नेम की बेसिस पे, तो बहुत मसला क्रिएट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर इसका नाम अनियन है तो किसी दूसरी कंट्री में इसको किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, और किसी दूसरी कंट्री में इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। तो एक साइंटिस्ट था कार्ल लिनियस, उसने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब टू और नोमियल दो नेम्स। उसने क्या किया कि हर स्पीशी को जो है वो उनका साइंटिफिक नेम दे दिया। अब ये साइंटिफिक नेम जो है वो 2 वर्ड्स पर कंप्राइज होता है। फर्स्ट जीनस कहलाता है उसका, सेकंड उसका स्पीशी नेम कहलाता है, और ये लैटिनाइज वर्ड होते हैं। जैसे साइंटिफिक नेम है अनियन का, ये वर्ल्ड वाइड जो है वो एलियम सीपा है। वर्ल्ड वाइड वो इसी नाम से पहचाना जाता है, अनियन के नाम से नहीं पहचाना जाएगा। तो इसलिए एलियम पे जो है वो स्टडी करना अब आसान हो गई, तमाम वर्ल्ड वाइड जो है वो इसको एलियम सीपा के नाम से जानते हैं। अब इसने कार्ल लिनियस ने कहा कि भाई जीनस का नेम हमेशा कैपिटल वर्ड से शुरू होगा, जबकि स्पीशी का नेम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और जब रिटन फॉर्म कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये इटैलिक होंगे, इस फॉर्म में होंगे। मगर अगर जब इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो ये पूरा एलियम ऐसे ही लिखेंगे, मगर इसके नीचे जो है वो एक लाइन लगा देंगे। इसी तरह जो सेकंड नाम इसका स्पीशी का नाम सीपा लिखेंगे,
और इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो रिटन फॉर्म में जब भी लिखे जाएंगे ये नेम्स तो ये अंडरलाइन होंगे, यानी इनके नीचे जो है वो एक लाइन लगेगी। और जब कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखे जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, इनको इटैलिक किया जाएगा। तो कार्ल लिनियस ने कहा कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उनका साइंटिफिक नेम दिया गया जो कि जीनस और स्पीशी के नेम पर कंप्राइज होता है। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। पहले कहा जाता था लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 ग्रुप्स आते हैं, एक तो प्लांट जो ऑटोट्रोफ है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप वो है जो एनिमल्स हैं, अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब वही प्रॉब्लम क्रिएट कब हुई, जब बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में डाल दिया। क्यों डाला गया प्लांट किंगडम में, इसके अंदर सेल वॉल मौजूद थी। इसी तरह यूग्लिना को एनिमल किंगडम में डाल दिया गया, यहाँ सेल वॉल एब्सेंट थी, क्योंकि प्लांट में वही ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, एनिमल्स में वो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। तो पहले 2 ग्रुप्स होते थे, और यूग्लिना के अंदर जो है वो बहुत कैरेक्टर्स हैं, प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है कि इसके पास क्लोरोफिल मौजूद है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है, इसके पास सेल वॉल नहीं मौजूद है। एक और साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल, इसने जो है वो थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि भाई इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हम एक सेपरेट किंगडम में रख देते हैं जिसका नाम प्रोटिस्टा था। उसके अंदर उसने बैक्टीरिया और यूग्लिना दोनों को प्लेस कर दिया। फिर कहा गया कि भाई प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि ये दोनों जो हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो है डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। प्लांट जो है वो यूकैरियोट्स थी, उसके अंदर उठाकर बैक्टीरिया रख दिया गया, तो ये डिफरेंस जो है वो इग्नोर कर दिया गया। तो एक और साइंटिस्ट था ई चैटन, उसने क्या करा, इनके लिए अब डिफरेंशिएटिंग टर्म्स यूज़ की। और तो उसने कहा कि भाई एक ग्रुप दो ग्रुप्स बना दें आप, जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया को रख दें, और एक ग्रुप बना दें यूग्लिना के लिए जिसके अंदर यूकैरियोट्स को रख दें। तो यहाँ जो है इस साइंटिस्ट ने कहा था कि भाई जब यूग्लिना और बैक्टीरिया को उठा के प्लांट या एनिमल किंगडम में रख रहे थे तो वहाँ मसला हो रहा था उनको कि भाई उसकी एक जो है उसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है यूग्लिना के पास। और तो दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके अंदर जो है वो उसने बैक्टीरिया और यूग्लिना को रख दिया। दोनों डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स थे ये भी। तो एक और साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया इनके ऊपर कि भाई ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया, यूग्लिना जो है यूकैरियोट है, और दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने का मतलब तो ये नहीं है कि दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दें। तो इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इनके लिए डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। एक को प्रोकैरियोटिक में रख दिया जिसके अंदर बैक्टीरिया आ गए, और एक के अंदर जो है यूग्लिना को रख दिया जिसको यूकैरियोटिक का नाम दे दिया। अब अनदर प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई अब फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस ग्रुप में रखा जाए। तो पहले उनको प्लांट किंगडम में रखा जाता था क्योंकि इनके पास सेल वॉल मौजूद थी, मगर अब डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, और ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी जो है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म से ग्रो करेंगे, उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह के हेटेरोट्रॉप्स क्या कहलाते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। इनके पास जो है वो सेल वॉल कंपोज्ड होती है काइटिन की। काइटिन एक कोपॉलीमर है जो जिसमें प्रोटीन भी होती है और शुगर भी होती है। ये कुछ ग्रुप से फंजाई के, ये ब्रेड मोल्ड है जो ब्रेड पर लग जाती है, ईस्ट है यूनिसेलुलर है, एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, और ये जो है बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है, मशरूम। कुछ स्पीशीज इसकी जो है वो फूड मटेरियल के तौर पर यूज की जाती हैं, कुछ पॉइजनस भी होती हैं। अब जो है रॉबर्ट वेटिकर की जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, उसने जो क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो 2 कैरेक्टर्स के बेस पे किया। एक तो उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, दूसरा उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन से आ गए, प्रोकैरियोट्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल है मगर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल पर मौजूद है, सेल मौजूद है उनके अंदर, और यूकैरियोट्स यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है उनके पास। न्यूट्रिशन के बेस पर उसने डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कुछ ऑटोट्रोप्स थे जिनके पास क्लोरोफिल था, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे। हेटेरोट्रोप्स जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते थे। अब हेटेरोट्रोप्स ने उसने सब डिवाइड कर दिया। एक एब्जॉर्प्टिव है जो किसी भी डेड बॉडी पे ग्रो करेंगे, उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और उन सिंपल कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे फूड मटेरियल के तौर पर।
कुछ इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स थे, यानी किसी भी फूड मटेरियल को वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाते थे और उसके अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता था। उस बॉडी के अंदर जाने के बाद उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होते थे। रॉबर्ट व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला किंगडम उसने मोनेरा रखा। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल है, और प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। ये जो है वो डिफरेंट वेराइटीज से अपना फूड मटेरियल हासिल करते हैं। जैसे कुछ स्पीशीज जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया में आपने पढ़ा था। कुछ स्पीशीज जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रही हैं, किसी के साथ जो है वो पैरासिटिक हैं, किसी को किल कर रही हैं, वहाँ से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इनके पास वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए। इसकी एग्जांपल में कौन से आ गया? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल आप देखें, कोई मेम्ब्रेन अराउंड नहीं है इसके, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इसके पास। इसी तरह ये साइनोबैक्टीरिया का जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होते थे। किंगडम प्रोटिस्टा ये सेकंड ग्रुप है। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल मौजूद है, यूकैरियोट्स यानी कि ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। इनके पास भी वैरायटी है, डिफरेंट मेथड से अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर जो है वो यूग्लिना और अमीबा आ जाता है। अमीबा के अंदर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, किसी भी सॉलिड मटेरियल को ये इंगल्फ करती है और अपना फूड मटेरियल जो है वो प्रिपेयर कर लेती है या उसको यूज़ कर लेती है एनर्जी के तौर पे। इसी तरह यूग्लिना के पास तो क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। इसी तरह किंगडम फंजाई ये थर्ड ग्रुप है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एक क्लोरोफिलस है, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। यूकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। किस तरह अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं? सेल वॉल जो है वो इनकी मौजूद बनी होती है काइटिन से। इसकी एग्जांपल ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है। ईस्ट यूनिसेलुलर है। मशरूम यूनिसेलुलर है, मगर इसके अंदर जो तमाम कैरेक्टर्स हैं वो एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स की तरह के हैं, और इसके अंदर जो है वो एस्कोस्पोर बनते हैं। 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कस होता है। इसको हम डिटेल तब स्टडी करेंगे जब हम किंगडम फंजाई का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब आपके जहन में एक सवाल हो रहा था, मिस कह रही हैं यूनिसेलुलर है और इसको उठाकर मल्टी सेलुलर फंजाई में रख दिया। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक करेक्टर इसका डिफर कर रहा है, मगर तमाम के तमाम जो करेक्टर हैं वो फंजाई के ग्रुप से मिलते हैं इसके, इसलिए इसको किंगडम फंजाई में रखा गया। किंगडम प्लांटी फोर्थ किंगडम है। इसके अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं। क्लोरोफिलस हैं, क्लोरोफिल मौजूद है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यूकैरियोट्स हैं, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करेंगे और रॉ मटेरियल के तौर पर और कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। यहाँ जो सेल वॉल आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इसके एग्जाम्पल में मॉसेस हैं, इनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम, बल्कि जाइलम और फ्लोएम की टाइप्स के दूसरे टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन या वाटर या मिनरल के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये फर्न है, सबसे पहले सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। पाइन है, जिम्नोस्पर्म की एक कैटेगरी है जिसके अंदर कॉर्न की फॉर्मेशन होती है। एप्पल है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। इन तमाम प्लांट्स को जो है वो डिवीजन्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांट। किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पर इनकी बॉडी कंप्राइज होती है। और यूकैरियोट्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हैं। हेटेरोट्रॉफिकली जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इंजेक्शन या डाइजेशन के प्रोसेस से, यानी कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है जो उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। इनके पास जो है वो सेल वॉल भी नहीं होगी और क्लोरोफिल भी नहीं होगा। इसके अंदर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होगा। ये इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल है, तो ये वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल है। अब कुछ चेंजेस जो रॉबर्ट व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में, दो साइंटिस्ट थे मार्ग्योलिस एंड सचवार्ड। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो एल्गी है उसको मल्टी सेलुलर एल्गी है
उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में प्लेस किया था रॉबर्ट व्हिटेकर ने। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एल्गी या मल्टी सेलुलर एल्गी को उठाकर किंगडम प्लांटी से उठा के किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रख दिया, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब यहाँ क्या करेक्टर्स थे जिसकी वजह से इसको उठाकर रखा गया, प्लांट किंगडम से निकाल दिया गया? वो करेक्टर क्या थे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस पर मुश्तमिल होता है, यानी इनके पास जो है वो ट्रू डिफ्रेंसिएशन नहीं है इनके रूट स्टेम्स या लीव्स में। बिल्कुल थैलस टाइप की इनकी बॉडी होती है। सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे एंजियोस्पर्म के प्लांट में आपने देखा होगा सीड डेवलप होता है और सीड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अराउंड स्टेराइल लेयर नहीं होगी। ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गैमेट है, और अगर इसके अराउंड ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है स्टेराइल लेयर होती है जो कि डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है इसको, मगर ये तो रहते ही पानी के अंदर है, तो इनके पास जो है ये वाली जो लेयर है स्टेराइल लेयर ये मौजूद नहीं होगी। बॉडी स्ट्रक्चर जो है थैलस है, यानी कि यहाँ कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है रूट स्टेम या लीफ की। सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, यानी कि सीड नहीं डेवलप हो रहा। जाइगोट के बाद जो है वो ये सीड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं हो रही। एम्ब्रियो बनता है तो सीड बनता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जाइगोट के बाद जो है वो दूसरी बॉडी बन जाती है, गैमेटोफाइट की बॉडी बन जाएगी या स्पोरोफाइट बन जाएंगे। स्टेराइल लेयर नहीं होगी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड। तो इन करेक्टर की बेसिस पे जो है वो इसको प्लांट किंगडम से निकाल दिया गया था और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रख दिया गया था। वायरसेस क्या है? वायरसेस को अब पूरी किंगडम की क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वायरसेस क्या हैं, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनके पास जो है वो सेल नहीं है। अब तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े उनके पास सेल था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद उनके पास साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म के बाद आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, मगर वायरस के अंदर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें नहीं होती, ना ही उसके पास न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है उसके पास, चाहे तो वो डीएनए हो या आरएनए हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जबकि डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्ट्रैंड पे कंप्राइज होता है, जबकि आरएनए क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड पे कंप्राइज होता है। तो ये वायरसेस क्या हैं? ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनके पास इन दोनों में से सिर्फ एक मटेरियल मौजूद होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। उनके पास न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मटेरियल में सिर्फ डीएनए या आरएनए मौजूद है, जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल कहलाता है। साइटोप्लाज्म नहीं है उनके पास, सेल मेम्ब्रेन नहीं है उनके पास, सेल वॉल नहीं है उनके पास, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को ए सेलुलर कहते हैं, यानी ये सेल की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किया गया। इससे पहले आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे उनके पास न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्म भी था और मेम्ब्रेन्स भी मौजूद थी। इन ऑर्गेनिजम्स के पास सिंपल इनका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और एक प्रोटीन कोड होती है इनके पास जिसे कैप्सिड कहते हैं, और ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को ए सेलुलर कहते हैं, और ए सेलुलर सेल नहीं कहेंगे, इनको पार्टिकल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल की डेफिनेशन पर पूरे नहीं उतर रहे। ए सेलुलर यानी विदाउट सेल या सेल एब्सेंट इनके अंदर, और इनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपली न्यूक्लिक एसिड पर मौजूद होते हैं, इनकी बॉडी या प्रोटीन कॉर्ड पर कंप्राइज होती है। ओब्लिगेट पैरासाइट है, किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर रहेंगे और वहीं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अपनी कॉपीज़ बनाएंगे। अगर ये किसी होस्ट में नहीं रहेंगे तो ये डेथ तस्वुर किए जाएंगे, यानी नॉन लिविंग तस्वुर किए जाएंगे। तो ये जब एक्टिव कब होंगे, यानी लिविंग करेक्टर कब डेवलप होगा इनके अंदर, जब ये किसी भी होस्ट के ऊपर जाकर अटैक करेंगे और वहाँ जाकर अपनी रिप्रोडक्शन यानी अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़, जो इसका ये न्यूक्लियर मटेरियल इसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ए सेलुलर हैं, और इनके पास क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन कॉर्ड है। तो इसकी बेसिस पे इनको तमाम किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, क्योंकि ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह हमारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एग्जाम में जो इसका सवाल आता है वो 5 किंगडम्स
रॉबर्ट व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछ ली जाती है, या वो चेंजेस पूछ लिए जाते हैं जो मार्गेलिस एंड सचवार्ड ने किए थे रॉबर्ट व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में। वो क्या चेंजेस थे भाई? उन्होंने मल्टी सेलुलर एल्गी को प्लांट किंगडम से उठा के किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रख दिया था। क्यों? क्योंकि वो थैलस उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता था और उसके अंदर सीड या की फॉर्मेशन नहीं होती थी, और दूसरा क्या होता था कि उनके पास स्टेराइल नहीं थी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। एक सवाल ये वाला भी आ जाता है कि वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनका बॉडी में जो है वो सिंपल न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी सिर्फ डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होगा, और प्रोटीन कोड होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइटिंग किसी भी होस्ट के ऊपर, जिस सेल के ऊपर जाके अटैक करेंगे वो होस्ट कहलाता है, उसकी बॉडी में सर्वाइव करेंगे और वहाँ अपनी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करेंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वायरस को डिस्कस करेंगे।